हेलो, मैं हूं सरताज। उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा और जो बच्चे मुझे भेजे हैं वो अपना आंसर मैच कर लें। मैं तो बेसिकली ऐसे आंसर लिख के रखा नहीं था, इसलिए मैं बिल्कुल कह नहीं सकता कौन सही है कौन गलत, लेकिन एक बार अपना वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे गलती है उसे ही देखने की ज़रूरत है, जो आपका सही है उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप स्पीड बढ़ा लीजिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे आप देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि a अपॉन बी इज़ अ रेशनल नंबर इफ़। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? आपने ये बहुत पहले से पढ़ा होगा। a अपॉन बी, a number in the form of a upon b, a and b be any integer but b should not be equal to 0, ठीक है। तो ऐसा a and b be any integer, ये तो सही है। a may be any integer but b should a whole number, होल नंबर तो 0 भी होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। a and b be any integer but b should not be equal to 0, ये ज़्यादा बेटर आंसर है, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, अ फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग इफ इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 पे पावर m 5 पे पावर m। अगर ये टर्मिनेट करेगा तो ये वाला किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए डिनोमिनेटर। याद रखिएगा कि अगर कोई 7 आ जाता है और 7 से वो ऊपर में डिवाइड हो जाता है, सपोज ये कि 14 है, तो ये 7 कंसिडर ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 7 मतलब 7, 7 टू द 14, तो ये वाला हम लोग सिर्फ देखते हैं। अक्सर कभी कभी बच्चे क्या होता है कि 5 2 के अलावा कोई और नंबर आता है तो उसे वो डायरेक्टली कह देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिव होगा। ये नहीं देखते कि वो 7 में से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसका, देखिए 14 अपॉन 2 पे पावर 1 5 पावर 2 इंटू 7 है। तो डिनोमिनेटर तो इतना सारा है, 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, लेकिन 7 से ये डिवाइड भी हो रहा है, इसे भी आपको ख्याल रखना है। अब ये 7 ख़त्म हो गया, तो आप सिर्फ बचाइए। तो जब भी डिनोमिनेटर 2 पे पावर m 5 पे पावर n के फॉर्म में रहे और m n कुछ भी रहे, कुछ भी, जब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि या तो सिर्फ 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, ठीक है ना। अच्छा 5 क्यों रहता है? 2 पे पावर m 5 पे पावर n। अब देखिए n को जब 0 कर देंगे या m को 0 कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा ये नंबर। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 कर दें तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। अगर 10 पे पावर 0 दे दिया तो इसका वैल्यू हो गया 1, 5 पे पावर 0 कर दिया उसका वैल्यू हो गया 1, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा, या तो सिर्फ 2 हो या 5 हो या दोनों हो, हाँ, तो वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या क्या है। चलिए मिल गया। पहला आंसर है एनी इंटीजर। तो इंटीजर में तो 0 भी आता है, माइनस में भी आता है इंटीजर, ठीक है ना। एनी होल नंबर, ये ज़्यादा बेटर है। तीसरा भी देख ही लेता हूँ, एनी इंटीजर बट m n शुड नॉट बी 0, 0 नहीं होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं बना, ठीक है ना। अगर 0 हो जाए तभी वो तो टर्मिनेट करेगा ना, है ना। क्योंकि 2 पे पावर 0 और 5 पे पावर 0 या दोनों में से कोई एक 0, तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1, तो ये तो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो इस ज़्यादा बेटर आंसर है सी। ए भी उतना अच्छा नहीं है, ए भी सही है, एनी होल नंबर ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर ये है। सॉरी सी ही होगा, शुड नॉट बी 0 लिखा हुआ। सॉरी डियर, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे शुड नॉट लिखा हुआ, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन 0 तो हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर हो गया बी, एनी होल नंबर। थर्ड क्वेश्चन है 135 अपॉन 2 टू पावर 2 इंटू 5 पे पावर 4 विल टर्मिनेट आफ्टर। कितने के बाद ये टर्मिनेट करेगा? देखिए मैक्सिमम पावर उसका आंसर होता है, ठीक है। मैक्सिमम पावर क्या है? 4 सॉरी इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ। 135 अपॉन 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 4। आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं देख लेना है कि 2 और 5 पे पावर क्या है, मैक्सिमम पावर ऐसे आंसर होता है, लेकिन अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो पहले वो डिवाइड कर लेंगे, है ना। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता है 136 होता,
ठीक है, या ऐसा नंबर होता 137 होता जो किसी से डिवाइड ही नहीं होता, तब तो डायरेक्ट आंसर 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पे 4 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 5 पे पावर 4 है। अब इसको हम एक 5 से कट कर दें तो ये हो जाएगा 3। इसे लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 5 पावर 3 5 पावर 1 मिलकर 5 पावर हो जाएगा, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 2 10 5 7 तो यहाँ पे पावर 3 और पावर 2, तो ये 3 के बाद टर्मिनेट करेगा, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाउ मेनी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 हैज़। याद रखिएगा कि जितना उसका डिग्री होगा उतना ही उसका जीरोज होगा। इसका डिग्री 4 है, क्यों? मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसका आंसर होगा सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यहाँ पे जीरोज ये छूट गया है, ठीक है ना। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इसका सम कितना होगा और प्रोडक्ट कितना। सम का वैल्यू क्या होता है? सम निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो -3 है 2, तो ये हो गया सम। प्रोडक्ट कितना होगा? सी अपॉन ए। सी क्या है? -1, ए क्या है? 2। तो ये जो जहाँ पर भी आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर मुझे बी दिख रहा है, बी हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं। वन ऑफ द जीरोज इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब उल्टा नहीं, उल्टा का मतलब हो गया यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। जैसे 2/3, ये पेन सही नहीं, रेड लेता हूँ। 2/3 है, तो इसका क्या बन जाएगा? 3/2। ये हो गया रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो इसका रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो शुड बी 1। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, लेकिन दूसरा तीसरा भी देख लेंगे। द सम ऑफ द जीरो शुड बी 0। रेसिप्रोकल का सम 0 नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 है और ये 1/2 है, 2/1 1/2 को ऐड करेंगे तो 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। द प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 1, इसका कोई मतलब नहीं, बी होगा ये, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, उस बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0 -2 and 5। ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं? कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं? एक तो पॉलिनोमियल सिंपल है, कुछ ऐसा होगा x + 2y = समथिंग, है ना, -2 और 15 13, एक ऐसा हो सकता है। दूसरा भी बनाया जा सकता है, यहाँ पे 2x प्लस इसे कर दिया 2 to the 4 और 5 3 × 15, ऐसे कुछ बना करके बनाया जा सकता है। हज़ार बनाया जा सकता है, 1 2 3 नहीं, मोर देन 3। इसका आंसर होगा मोर देन 3। क्यों? क्योंकि आप इसको मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ। देखिए, कोई ऐसा आपको इक्वेशन बनाना है जो x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है ना, मैंने एक इक्वेशन मैंने लिखा, क्या x + y = 3। अब देखिए यहाँ पे x रख के देखिए, y रख के देखिए, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है -2 और ये 5, तो ये 3 आ गया। कोई इसे ऐसे भी तो कर सकता है, 2x + 2y। अब यहाँ पे 2x कर दिया तो 2 × 2 4 -4 और 10, ये 6 आ गया। एक ये हो गया। दूसरा सिर्फ ऐसे हो सकता था, x + 2y = अभी मुझे सोचना पड़ेगा, 2 -2 और 10, -2 और 10 मिलकर के 8 हो गया। तो एक इक्वेशन ये हो गया। तो ऐसे इक्वेशन कितने सारे बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, और ये सब के सब पॉलिनोमियल है ना, ये इक्वेशन हो गया। अब पॉलिनोमियल जिस तरह से मैंने इक्वेशन बनाते चले गए ना, उसी तरह से पॉलिनोमियल भी बनता है। ठीक है, जिसमें जीरोज यही सेटिस्फाई करना चाहिए। आप ऐसे बना सकते हैं x² +
2i प्लस समथिंग, ये हो सकता है इसमें सेटिस्फाई कर जाए। हालांकि ये y नहीं लेंगे, जब पॉलिनोमियल बनाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल में पढ़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होगा, या फिर वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो इक्वेशन भी हज़ारों हज़ार बन सकते हैं और पॉलिनोमियल भी हज़ारों हज़ार बन सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तेरी क्यों चला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 2x प्लस 3ky इज इक्वल टू 6, 4x माइनस 12y इज इक्वल टू 12 हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ऐसे मुझे घुमाने दीजिए, ये मुझे बहुत उल्टा लग रहा है। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए होता है a/a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 इक्वल होना चाहिए c1/c2, ये सब के सब इक्वल होने चाहिए, ठीक है, यही कंडीशन है। तो यहाँ पे 2/4 ये इक्वल होना चाहिए 3k/-12 के, है ना, यहीं से निकल जाएगा। तो ये 3 4 12, 4 4 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू हो गया -2, ठीक है। अब -2 यहाँ पे आंसर है कहीं पे, तो इत्तेफाक से -2 होना चाहिए था, लेकिन -2 तो है नहीं, तो इसका आंसर होगा नन। ये हो सकता था अगर माइनस होता तो, ठीक है। होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। नन ऐसे आंसर बहुत कम होता है, लेकिन चूँकि मैंने बनाया है और मैं नन इसीलिए रखा हूँ कि बहुत सारे आंसर मेरे दिमाग में जो सोचा वो हो सकता है गलत है, इसलिए मैंने नन दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ़ 2 and -1 इज़ द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें रखेंगे ना तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या हो गया, देखिए 8x प्लस 2ky इज इक्वल टू 10। अब x देखिए यहाँ पे ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो 8 इंटू 2 प्लस 2k, y की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू 10, तो 16 हो गया ये, और ये हो जाएगा -2k इज इक्वल टू 10 -16, ये 16 उधर जाकर माइनस हो गया, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी हो गई -6/-2, 2 3 है, तो इसका 3 आंसर है, k की वैल्यू 3, ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, द थेल्स थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड, थेल्स देखिए थेल्स एक साइंटिस्ट का नाम है। थेल्स थ्योरम ने बीपीटी दिया था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर कोई एक लाइन ड्रॉ की जाती है पैरेलल किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड के, तो अदर 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो उसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया, हाँ 11। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 16, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 16। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का लेंथ क्या होगा अगर ये 16 है, तो देखिए लेंथ मैं मान लेता हूँ कि ये a है, ये a है। अब चूंकि स्क्वायर है तो ये पाइथागोरस यूज हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो गया a² प्लस a² इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, a² इसका मिलकर क्या हो गया 2a² इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो a² इज इक्वल टू क्या हुआ ये 16² / 2, अब 16² / 2, तो a क्या होगा, ये अंडर रूट, ये स्क्वायर उधर जाकर के अंडर रूट में बदल जाएगा ऐसे, तो 16 दो बार है तो एक बार 16 बाहर आ गया, ठीक है, और ये अंडर रूट 2 ऐसे ही रह गया, तो 16/√2। एक बार मुझे सॉल्व करने दिया दोबारा से, ऐसा नहीं कि गलत हो गया होगा, वेट कीजिएगा जरा सा। चलिए ये है एक स्क्वायर मुझे बनाना था ऐसे, ठीक है, ये है यहाँ से यहाँ तक 16,
ये हम मान के चल रहे हैं ए है, ये ए है, तो 2a² प्लस ए स्क्वायर मैं लिख ही देता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16k²। ठीक है, यही तो होगा, यही है ना साइड, हाँ ठीक है यही। तो 2a² इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो a² इज इक्वल टू 16 इंटू 16/2, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 8 सा, तो a² इज इक्वल टू आया आपका 8 इंटू 16, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, √a इंटू 16। अब देखिए 16 को 8 इंटू 2 लिखा जा सकता है, ये 8 को ऐसे छोड़ दिया और ये 16 को 8 इंटू 2 लिख दिया, 2 8 है, 8 एक बाहर आ गया और बेचारा 2 अंदर ही रह गया, तो 8√2 कहाँ पे आंसर है, 8√2, हाँ याद रखिएगा, √2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2½ ठीक है, √2 को 2½ भी लिखा जा सकता है, तो ये 8√2 आ रहा है ना, तो ये इसका ए ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, 12 देखिए, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 6, एक सर्कल है उसका रेडियस है 6, चलिए रेडियस है 6 और ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है सेंटर पे। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या होगा, देखिए ये 90 डिग्री फॉर्म कर देने की वजह से ये रेडियस है और रेडियस दोनों बराबर होता है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा, यानी 45 होगा, यहाँ से आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, तो ये और ये अब बराबर होगा। ठीक है, तो अब ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसमें ये और ये बराबर है। ठीक है, और सॉरी ये बराबर कैसे हो गया, ये सॉरी वेट देखिए एक सर्कल है, ये रेडियस जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, तो अब ये कॉर्ड है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखिए, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये आपका कॉर्ड है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ हो जाएगा, ये भी आपको पता है 6 है ना, हाँ ये भी 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये थोड़ी देर के लिए ABC ट्रायंगल की तरफ मान लीजिए, तो ये आप पाइथागोरस यूज़ करके बना लीजिए, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक है, तो AB 6 है यानी 36, ये भी 36। ठीक है, तो हो गया 72। अब AC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, √72 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 6√2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 6√2 कहाँ पे है, ये इत्तेफाक से पहला ही वाला हो गया। अभी मैंने बताया ना 2½ का मतलब √2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, P माइनस AB इज यूनिट अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस। चलिए इसको मैं बताता हूँ, याद रखिएगा कि देखिए एक ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, A माइनस A, तो ये हो गया माइनस A यहाँ पे, उसके बाद B पॉजिटिव है तो यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है ना, ये हो गया माइनस A और ये हो गया B। ठीक है ना, अब y एक्सिस से कितनी दूरी पे, तो y एक्सिस ये हुआ आपका, y एक्सिस ये, इससे ये पॉइंट कहाँ पे कितनी दूरी पे है, तो ये वाला, तो ये आंसर होगा ए यूनिट। y एक्सिस से जब पूछेगा तो ये वाला आंसर होगा, और x एक्सिस से पूछेगा तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस A दिया हुआ है, तो ज़्यादा बेहतर आंसर यही लिख देंगे, हालांकि माइनस नहीं होता वो ज़्यादा बेहतर था। अब बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की तरफ जाएंगे तो इसका आंसर होगा नन, क्योंकि लेंथ जो होता है वो माइनस में होता ही नहीं है, ये कितने दूर पे है यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस माइनस में था, ये थोड़ा सा मुझसे ही गलती हो गया कहीं ना कहीं, ये इसका आंसर होना चाहिए था सिर्फ A। ठीक है, माइनस A है तो अब चूँकि अब कोई ऑप्शन नहीं है, नन है तो नन भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और इससे बेहतर आंसर है ही नहीं। ठीक है, आप याद रखिएगा कि अगर लिखा हुआ पॉइंट AB एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है तो इसका आंसर होगा,
वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो इसका ये आंसर होगा। लेकिन माइनस मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि माइनस में डिस्टेंस नहीं होता, इसका आंसर फिर भी होगा माइनस ए ना होगा, इसका आंसर होगा ए यूनिट। ये पॉइंट ए यूनिट दूर है वाई एक्सिस से, ठीक है। माइनस में माइनस नहीं लगाते डिस्टेंस में, ठीक है, होता ही नहीं। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसी बेस्ड है, A43 इज यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन से कितना दूर है, चलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आपका ग्राफ पेपर हुआ 4 1 2 3 4, ये हो गया 3 1 2 3, ये वाला पॉइंट कितना दूर है ओरिजिन से, तो ये है डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 4, यहाँ से यहाँ कितना है 3, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस यूज़ कर लीजिए तो ये निकल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 3 4, तो ये होगा 5, इसका आंसर होगा 5। पाइथागोरस यूज़ करके देखिएगा आ जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, और 25 का स्क्वायर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, tan a इज इक्वल टू 4/3। tan a इज इक्वल टू 4/3, tan होता क्या है, tan a होता है E/B, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 4/3। देखिए ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, हाइपोटेनस निकाल लीजिए। हाइपोटेनस क्या होगा 4 3, ये आएगा 5, ठीक है ना, आप करके देख लीजिएगा। अब मुझे cos c निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ऐसे बनाइए, ठीक है, ये है राइट एंगल एट बी है ना, ABC, ठीक है। तो इसने tan a यानी कि इसकी बात कर रहा है, तो P/B, तो P ये हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये 5। अब निकल आएगा cos c, ये वाला निकालने के लिए कह रहा है, तो cos c क्या होगा B/H यानी 4/5, तो इसका आंसर होगा 4/5। चलिए देखते हैं, 4/5 कहीं पे आंसर है, 4/3 है नहीं, इसका आंसर नन होगा क्योंकि नहीं है, 4/5 आंसर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, tan a + b √3, जब भी 3 पे पावर ऐसे लिखा हो 3 पे पावर हाफ, तो इसका मतलब है √3 है ये, ठीक है। तो कौन से वैल्यू पे, tan के कौन से वैल्यू पे √3 वैल्यू होता है, 60 पे होता है, ठीक है। तो ये हो गया a + b = 60 डिग्री, और कौन से वैल्यू पे 1/, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ 1/3 पे पावर 1/2, इसका मतलब क्या होगा 1 पे 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही रहेगा, और ये √3 का निकालेंगे तो ऐसे, तो ये इसी को ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये कौन से वैल्यू पे होता है, तो ये 60 पे तो √3 होता है, 30 पे होता है ऐसा, यानी कि a - b क्या है 30 डिग्री। अब दोनों का ऐड किया, ये कैंसिल आउट हो गया, 2a = 90, तो a = 45, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप रख दीजिए 45, तो 45 + b = 60, तो b = क्या है 60 - 45 यानी 15 डिग्री, ठीक है। तो a आया 45, b 15, तो 45 15 बिल्कुल फर्स्ट में ही है, ये फर्स्ट आंसर हो गया। 4 horses are tied at the corner of a square field of side A with a peg माने रस्सी of length r, the maximum area that they can graze। देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो एक आपको कंफ्यूजन के लिए आपको एरिया साइड दिया हुआ है, यहाँ पे साइड का कोई माने मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ क्यों माने मतलब नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक मैं लेता हूँ सर्कल, ठीक है, ये देखिए, सॉरी सर्कल नहीं, स्क्वायर, देखिए ये मैंने लिया, ठीक है ना। इसका साइड अभी था ए, ठीक है ना, ये ए है। रस्सी सपोज की इतनी बड़ी है, ठीक है, तो ये घोड़ा इतना तक घास खाएगा, और रस्सी इतनी बड़ी इसके लिए भी सेम है, ये इतना बड़ा घास खाएगा, इतने एरिया को कवर करेगा, ये सेम चीज़ इसके साथ भी, सेम चीज़ इसके साथ भी, ठीक है ना। अब अगर ये ए जो है स्क्वायर, अगर ये बहुत ही बड़ा होता है, इतना ही बड़ा होता है वो,
और रस्सी इतनी ही छोटी, तो इससे ज़्यादा एरिया थोड़ी ना वो कवर कर पाता वो घोड़ा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल कोई माने मतलब का नहीं है। ये कितना है आर, ये है पेग आर। तो इन चारों को अगर हम ऐड कर दें, है ना, यानी कि ऐसा वाला हिस्सा, फिर ऐसा वाला हिस्सा, देखिएगा आप, फिर ऐसा वाला हिस्सा, फिर ऐसा वाला हिस्सा, देखिए तो ये सब है ना, इन सबको ऐड कर दिया तो एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, ये बहुत ही क्वेश्चन अजीब किस्म का हो गया ये, इसका आंसर होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। इसका बी आंसर होगा। क्वेश्चन 18 देखिए, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कट आउट ऑफ अ सर्कुलर क्लॉथ ऑफ रेडियस आर। कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर, एक सर्कल है, देखिए ये सर्कल है, इसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कट किया गया है, देखिए इस तरह से है ये, मैं इसको आपको दिखाई, सॉरी, चलिए इसी को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं हो रहा है। ये कुछ इस तरह से है, यानी कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कट कर लिया गया, ठीक है। इसका एरिया आपको निकालना, ये कैसे निकालिएगा, देखिए रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है आपका, रेडियस कितना है आर है, ओहो आर दे दिया रेडियस, चलिए कोई नहीं। ये देखिए ये चीज़ आपको पता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होता है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, आर आपको पता है। और यहाँ से अगर हम ऐसे कर लें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये आर है, ये कितना डिग्री होगा, ये टोटल था 60 डिग्री, ये 60, ये 60। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऐसे, ये हो गया अब 30, ये हो गया 60, ये वाला आपको पता है पहले से कितना है आर, ठीक है। और ये है आपका 30 डिग्री। और यहाँ पे हम साइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी बाई एच, बी आपका ये वाला है, एच ये वाला है, तो बी आपका नहीं पता, एच पता है, एच क्या है आपका आर, ठीक है। और कॉस 30 होता है √3/2, और √3/2 b/r, आर इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आया आपका बी, ठीक है। और ये आया आपका बी, यहाँ से यहाँ तक, उसको डबल कर देंगे तो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। चलिए आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ ताकि ये फिर बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक बार फिर से, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बनाया, सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्ट करता है इसको, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। और ये शुरुआत में 60 था, लेकिन जब ऐसे ज्वाइन किया मैंने, ये बिल्कुल सेंटर है ना, मिड है, तो मिड से ऐसे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये एंगल को भी डिवाइड करता है, ये एंगल इक्वल होगा। तो पहले 60 था, लेकिन अब ये हो जाएगा 30। और ये वाला कितना है, ये आर पता है आपको। तो यहाँ पे हम और ये राइट एंगल है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री ट्री को यूज़ कर रहे हैं। तो cos 30 डिग्री क्या होता है, b/h, b क्या है ये वाला, इस डिग्री के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया b जो कि नहीं पता है, h जो कि r के फॉर्म में दिया हुआ है। cos 30 क्या होता है, √3/2, और r इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू बी, ये आया आपका b। लेकिन b तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, मुझे पूरा साइड चाहिए, तो पूरे साइड के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 से जैसे अपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो b आपको क्या आया, √3r, क्या आया, √3r। ये एक साइड पता चल गया।
अब जब साइड पता चल गया तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है आपका, √3r इंटू √3r। क्लियर है। अब देखिए ये √3 ये √3 मिलके हो गया 3, ये r और ये r मिलकर हो गया r², और ये √3 का कोई जोड़ा मिला ही नहीं, इसे √3 रह गया ऐसे ही, ये अपन 4। अब देखिए ये कोई आंसर अगर है मैच कर रहा है तो वही आंसर होगा। चलिए आपको वो दिख नहीं रहा है इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। चलिए पहला है r² है, यहाँ पे r² ये है, ठीक है, 2√3 सॉरी हाँ r² है 27 रूट है, 27 अंडर रूट को क्या होगा, अंडर रूट 27 करेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 3, और 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा तो 3√3। अच्छा 3√3 को ही ऐसे इसने लिख दिया है, ठीक है, तो 3√3 हो गया, इसको सेटिस्फाई कर गया अपॉन 4, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, कैसे ये हुआ, देखिए यहाँ पे 27 पे अंडर रूट दिया हुआ, हाफ का मतलब अंडर रूट, तो 27 को हमने किया तो 9 इंटू 3, और 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, 3 बाहर हो गया, यानी कि 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3, और 3 तो था ही, ये दो जोड़ी में है तो एक बाहर आ गया, और ये ऐसे, ठीक है, तो इसने 3√3 मेरा आ रहा था ना, एक 3 एक √3, तो इसने 27 पे रूट देख लिया, और अपॉन 4 था, यहाँ पे अपॉन 4 है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये ख़त्म हो जाएगा। लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 2 इज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। y इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, y इज इक्वल टू 2, तो x तो i इज इक्वल टू 2 ये हो गया वैल्यू, तो ये पैरेलल लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, तो y इज इक्वल टू पैरेलल होता है x एक्सिस के, तो पैरेलल टू x एक्सिस, इसका आंसर होगा a। और अगर x इज इक्वल टू 1 दिया होता या x कुछ भी दिया होता तो ये पैरेलल होता किसके, y एक्सिस के, इसके, तो x इज इक्वल टू समथिंग इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू समथिंग इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये आपको याद रखना है। अब इसको और अगर हम रिप्रेजेंट करें ऐसे, तो हम लोग अपनी तरफ से x इक्वल टू है, यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए 0x। अब x की वैल्यू कुछ भी लीजिएगा, देखिए आप ग्राफ बनाइएगा, x की वैल्यू कुछ भी रखिए, x की वैल्यू 0 रखिए तब भी y 2 ही आएगा, x की वैल्यू 2 रखिए तब भी y 2 ही आएगा, x की वैल्यू 3 रखिए तब भी 3 ही 2 ही आएगा। तो x की वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, लेकिन हमेशा 2 ही आता जाएगा, 2 को ज्वाइन कीजिएगा तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का। डिग्री कहते हैं मैक्सिमम पावर, है ना, यानी कि एक पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा जो पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। तो नंबर ऑफ टर्म यूज बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, ये गलत है। टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ करेक्ट, इसका कोई मतलब नहीं है कि किस हद तक ये सही है, ये कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका सही आंसर होगा मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए ये हो गया ओवर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे समझाने के बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आया तो पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद कीजिए, और जहाँ पे प्रॉब्लम है एग्जैक्टली वहीं पे पूछिए, ठीक है। पूरा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी, देखिए अगर आपने क्वेश्चन इस तरह से किया ना कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसकी तो बात अलग है ना, तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो सिंसियर हैं, जो पहले से बहुत कुछ जानते हैं, जिनको एक साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उनको बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और जो चीज़ नहीं समझ होगा उसके बावजूद आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा दोबारा उसे समझाने की, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।